डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल आचार्य फिजिक्स में। जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि हमने किस तरह से किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसको कैसे ज्ञात करते हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में हम बात करना चाहेंगे कि विद्युत द्विध्रुव को जब किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा। इस टॉपिक को डिस्कस करें इससे पहले हम थोड़ा ब्रीफली जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसको समझते हैं, विशेषकर लास्ट पॉइंट को, कि जिसमें कि वो बिंदु जो है जहां पर हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी वो एक जनरल बिंदु था। अर्थात वो बिंदु जो है न तो द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित था और न ही उसकी निरक्षीय रेखा पर स्थित था। तो चित्र के अनुसार देखिए कि ये बिंदु द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से एक रेखा C को मिलाती हुई खींची गई है डॉट 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 करके, और वो थीटा कोण बना रही है AB के साथ, या कहें P के साथ। P क्या है? इस AB द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P। ये मैंने चित्र से दिखाया है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी बात की थी हमने। तो ये P यानी विद्युत द्विध्रुव AB का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है इस OC के साथ थीटा कोण बना रहा है। इसका मतलब इस C बिंदु के निर्देशांक जो हैं वो r थीटा हो गए, क्योंकि इसके केंद्र O से, AB के केंद्र O से ये बिंदु C जो है वो r दूरी पर स्थित है। ये दूरी जो है OC जो है वो r है, OC बराबर r है। अब हमें C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि द्विध्रुव AB का जो द्विध्रुव आघूर्ण है P, उसको दो आयताकार घटकों में वियोजित करते हैं। देखिए P है द्विध्रुव आघूर्ण, इसको OC के अनुदिश, OC रेखा के अनुदिश वियोजित किया गया तो हमें घटक प्राप्त हुआ P cos थीटा, और इस OC के लंबवत दूसरा घटक प्राप्त हुआ P sin थीटा। इस तरह से जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है वो दो भागों में समझो वियोजित हो गया। यानी एक विद्युत द्विध्रुव के हमने दो विद्युत द्विध्रुव बना लिए हैं। एक विद्युत द्विध्रुव A1B1 प्राप्त हुआ हमें। इस A1B1 का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा है, और दूसरा जो विद्युत द्विध्रुव है वो A2B2 है, जिसका कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा है। तो P cos थीटा, P sin थीटा वाले अब हमारे पास दो विद्युत द्विध्रुव हो गए हैं। अब हम देखें कि बिंदु C A1B1 जो विद्युत द्विध्रुव बना उसके लिए कहां पर स्थित है, और दूसरे विद्युत द्विध्रुव A2B2 के लिए ये बिंदु C जो है कहां पर स्थित है। जो चित्र में देखने से हमें ये पता लग रहा है कि A1B1 विद्युत द्विध्रुव जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा है, इसके लिए बिंदु C जो है इसके अक्ष पर स्थित है। देखिए A1B1 वो द्विध्रुव है, उसके लिए बिंदु C जो है वो A1B1 की अक्षीय रेखा पर स्थित है, और किसी द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, और वो ये थी, द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर स्थित पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अक्ष बराबर होता है 2p/4πε0r3। इस फार्मूले की मदद से हम डायरेक्ट बिंदु C पर द्विध्रुव A1B1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का मान लिखेंगे। उसके बाद हम दूसरा द्विध्रुव लेंगे A2B2, जिसका कि द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा है, P sin थीटा है, और इस A2B2 के लिए, A2B2 द्विध्रुव के लिए ये बिंदु C जो है
इसकी निरक्षीय रेखा पर स्थित है, यानी OC जो है वो A2 B2 के लंबवत है। तो A2 B2 के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम जो है निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसका फार्मूला हमें मालूम है। क्या है? द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E निर बराबर होता है P/4πε0r³। यहाँ P क्या है? P जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, किसका? AB विद्युत द्विध्रुव का, और उसका मान है। वैसे तो ये एक सदिश राशि वेक्टर है, तो हमने P जो है उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण केवल यहाँ पर लिखा गया है। तो आइए देखिए, बोर्ड पे हमने समय बचाने के लिए यही सब बातें लिख रखी हैं। तो विद्युत द्विध्रुव AB के द्विध्रुव आघूर्ण P को दो आयताकार घटकों में वियोजित करने पर OC के अनुदिश घटक P cos थीटा तथा OC के लंबवत घटक P sin थीटा प्राप्त होते हैं, है ना। अतः द्विध्रुव AB दो द्विध्रुवों A1 B1 तथा A2 B2 में वियोजित हो गया। अब द्विध्रुव A1 B1 जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा है के लिए बिंदु C इसके अक्ष पर स्थित है। अतः A1 B1 के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर होगी इस सूत्र की सहायता से। यहां पर P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और यहां पर इस चित्र में A1 B1 का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? P cos थीटा है। तो P की जगह पर मैंने P cos थीटा लिख दिया है। 2 का 2 रहा, 2P 2P cos थीटा बटे 4πε0r³। ठीक इसी तरह से दूसरा जो हमारा विद्युत द्विध्रुव प्राप्त हुआ है A2 B2 जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा है के लिए बिंदु C जो है इसकी निरक्षीय रेखा पर स्थित है। अतः A2 B2 के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर हो जाएगी P sin थीटा बटे 4πε0r³। आती घात 3। देखिए ये सूत्र है, E निरक्षीय पर P बटे 4πε0r³। इस सूत्र की सहायता से हमने P की जगह पर यहां पर P sin थीटा लिखा है, क्योंकि A2 B2 का जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो P sin थीटा है। अब देखिए दिशा का ध्यान हमें करना पड़ेगा कि जब हम किसी द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु लेते हैं तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो किस दिशा में होती है? P की दिशा में होती है। AB का जो द्विध्रुव आघूर्ण P है, और यदि हम AB द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु लें और वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें, तो उसकी दिशा जो है वो P की दिशा में होगी, ऐसे। ठीक उसी तरह से E1 की मैंने दिशा प्रदर्शित कर दी है। और याद करिए, जब हमने बिंदु जो है द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर लिया था, उस समय जो विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता आई थी उसकी दिशा जो है P के समांतर और विपरीत दिशा में थी। तो उसी के हिसाब से जो है A2 B2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बन रही है वो P sin थीटा के समांतर और विपरीत दिशा में ली गई है। अब E1 और E2 एक दूसरे पर लंब हैं, अतः इनका परिणामी मान ज्ञात करने के लिए हम वही सदिशों के समांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग कर सकते हैं। E1 और E2 के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार E बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा √ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है, तो ये टर्म कट जाएगा, तो हमारा E का मान हो जाएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर हो जाएगी वर्गमूल E1 का वर्ग प्लस E2 का वर्ग। E1 E2 का मान रख दीजिए, तो वर्गमूल हो जाएगा, इसका वर्ग करिए
2p cos थीटा का वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का पूरा वर्ग कर दीजिए प्लस p साइन थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, अलग अलग हमने वर्ग कर दिया। अब जब वर्ग किया तो यहाँ पर कुछ कॉमन भी हो जाएगा इन दोनों में वर्ग करने पर। अभी देखिए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा वर्गमूल 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का वर्ग, ऐसा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखिए p स्क्वायर ऊपर से कॉमन है और नीचे का हर दोनों का समान है, तो हमें कॉमन मिल जाएगा p स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर, इतना कॉमन है। तो यहाँ बचेगा देखिए 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, जो स्क्वायर है वो हट जाएगा, तो p बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, अंडर रूट के नीचे आ गया हमारा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर की थीटा की जगह पर हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार हमें ये देखिए मान मिल रहा है अंडर रूट 4, इसमें से ये घट जाएगा, 4 की जगह रह जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आ गया। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम चित्र में दिखा देते हैं। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये अल्फा कोण बना रही है E1 के साथ, तो इसकी दिशा भी निकाल लेते हैं। ये फार्मूला ऐसा है कि इस फार्मूले को हम अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए उपयोग कर सकते हैं, निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु के लिए भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। क्योंकि जब बिंदु अक्षीय रेखा पर स्थित होता है तो देखिए ये कोण कितना हो जाता है, थीटा जो है 0 हो जाता है, और कॉस शून्य का वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, 1 होती है। तो इस तरह से यहाँ पर 3 मिलेगा और 2, ये 3 और प्लस 1 तो 4 हो जाएगा, वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इस तरह से E बराबर हो जाएगा, अक्षीय रेखा पर E का मान हो जाएगा 2p बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। देखिए यही मिल गया। अब जब ये जो है बिंदु C जो है AB के निरक्षीय रेखा पर स्थित होगा तो थीटा का मान ये देखिए ये ऐसे जो है हो जाएगा, मतलब लंब हो जाएगा। OC जो होगा वो AB पर लंब होगा, 90 डिग्री होगा कोण थीटा का मान, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो ये टर्म जो है पूरा 0 हो जाएगा, केवल 1 बचेगा वर्गमूल के अंदर। और इस तरह से निरक्षीय रेखा पर E का मान आ जाएगा P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये देखिए पहले से लिखा हुआ है। तो इस जनरल फार्मूले की मदद से हम किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। दिशा निकालनी है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा वो tan अल्फा से निकलेगी। tan अल्फा बराबर हो जाएगा, देखिए ये हमारा E2 हो जाएगा, ये E2 बटे E1, लंब बटे आधार, E2 बटे E1। E2 का मान आया था हमारा P साइन थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बटे E1 का मान आया था 2p कॉस थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो देखिए P से P कट गया है और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब पूरा का पूरा कट गया है। तो हमारे पास बचता है 1/2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
1/2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इस तरह से टेन अल्फा बराबर हो गया टेन थीटा, 1/2 और रहेगा साथ में, 1/2 टेन थीटा। तो अल्फा कोण का मान हम कैसे लिख सकते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू 1 जो है बराबर है 1/2 टेन थीटा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2 टेन थीटा। ये देखिए दिशा आ गई है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 के साथ अल्फा कोण बना रही है और उसका अल्फा का मान इतना आ गया। तो इसको हमें और डिस्कस करना था फिर से, जिससे कि पूरी तरह से समझ में आ जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और विद्युत द्विध्रुव को हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं और देखते हैं कि उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा। किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल तथा बल आघूर्ण, हम बलों कितना बल लग रहा है उसको भी देखेंगे और बल आघूर्ण कितना लगेगा। देखिए हमने एक समान विद्युत क्षेत्र लिया, समान विद्युत क्षेत्र को हम समांतर तीरों के निशान से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर एक हमने विद्युत द्विध्रुव AB को रख दिया। AB के बीच की दूरी जो है ये है और यहाँ पर बिंदु A पर माइनस Q आवेश रखा गया है, B पर प्लस Q आवेश रखा गया है। ये कोण जो है इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P, वो इस E के साथ थीटा कोण बना रहा है। अब हम देखिए एक यहाँ से लंब डालते हैं, इधर से भी लंब डालते हैं और ये यहाँ पर n लिख देते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। सबसे पहले हम देखें कि जो धनात्मक आवेश है उस पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है कितना है और उसकी दिशा क्या है। तो देखिए धनात्मक आवेश हमेशा, याद रखिए, धनात्मक आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल का अनुभव करता है। तो ये जो है यहाँ पर F1 इस दिशा में लगेगा। ठीक उसी तरह से ये भी याद रखना है आपको, जो ऋणावेश होता है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल अनुभव करता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है बाईं से दाईं ओर है, तो इस पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, माइनस Q आवेश पर। ये हो गया F2। आवेश प्लस Q पर चाहे तो हम पहले बता दें कि जो है एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसे विद्युत क्षेत्र और ये विद्युत, इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में चित्र के अनुसार रखा गया है। ऐसे लिख देते हैं, चित्र के अनुसार रखा है। आवेश प्लस Q पर लगने वाला बल F1 बराबर हो जाएगा QE।
और देखिए ये सूत्र कहाँ से आया है, हमें मालूम है कि E बराबर होता है F/Q। तो F बराबर QE हो गया। इस सूत्र से हमने इस पर धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल देखा, और इसकी दिशा क्या है, E की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है। आवेश -Q पर लगने वाला बल F2 बराबर हो जाएगा QE, और ये विपरीत दिशा में लगेगा, E के विपरीत दिशा में, तो E की ये विपरीत दिशा में, तो इसलिए हमने इसको माइनस लिया है ना। तो अब देखिए F1 और F2 का परिमाण जो है वो बराबर है, QE है, दिशाएं विपरीत हैं, तो कुल बल कितना लगेगा, द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल F बराबर हो जाएगा F1 + F2, और ये हो जाएगा QE - QE बराबर 0, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव को जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये जो बल लगेगा, टोटल कुल बल जो है वो 0 होगा। लेकिन यहाँ पर F1 और F2 जो है एक ही रेखा में नहीं लग रहे हैं। एक ही रेखा का मतलब है जैसे F1 इधर को लगता और ठीक इसके विपरीत F2 लगता, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देते, है ना। अब ये F1 और F2 जो है एक ही रेखा में नहीं है, मतलब असंरेख हैं, अतः ये एक दूसरे को जो है ऐसे निरस्त नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे, ये विद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करेंगे। असंरेख होने की वजह से ये देखिए हमारा F1 जो लग रहा है वो इस दिशा में, F2 इस दिशा में, तो ये क्या करेंगे, द्विध्रुव को ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे, ऐसे, मतलब F1 और F2 एक दूसरे में के विपरीत दिशा में हैं और असंरेख हैं, अतः ये द्विध्रुव पर एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण आरोपित करेंगे जो कि इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करेगा। ये बात हम लिख देते हैं, बल F1 तथा F2 एक दूसरे से विपरीत है, विपरीत तथा असंरेख है, मतलब एक ही रेखा में नहीं है, अतः ये बल द्विध्रुव पर प्रत्यानयन बल आघूर्ण आरोपित करेंगे। जो इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करेगा। की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करेगा। तो हमें प्रत्यानयन बल आघूर्ण निकालना है। इसके लिए आपको वो फार्मूला मालूम होना चाहिए जो क्लास 11th में पढ़ रखा है, प्रत्यानयन बल आघूर्ण का, है ना। तो प्रत्यानयन, इसको रिस्टोरिंग जो है टॉर्क कहते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क, है। तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण टॉर्क से प्रदर्शित करते हैं, बराबर होता है बल, जो भी बल लग रहे हैं गुणा
बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखिए बल F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, तो इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी Bn है। बल कितना लग रहा है, दोनों बराबर हैं। F1 बराबर F2 बराबर है F बराबर है QE। तो बल का मान कितना है, QE है, गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी Bn है। इस Bn का मान त्रिकोणमिति की सहायता से निकालेंगे और हम कोण लेंगे ABN। देखिए ये कोण भी थीटा ही होगा, है ना, ये वाला त्रिभुज ABN में साइन थीटा जो होता है बराबर होता है लंब बटे कर्ण AB। तो इस तरह से AB का मान 2a है, तो Bn बराबर हो गया AB साइन थीटा बराबर हो गया 2a साइन थीटा। ये Bn का मान हो गया QE गुणा 2a साइन थीटा। इसको हम लिख देते हैं Q गुणा 2a गुणा E साइन थीटा। और आपको मालूम होगा Q गुणा 2a जो होता है वो P के बराबर होता है। विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P का मान जो होता है Q गुणा 2a होता है, तो इसको हमने लिख दिया E साइन थीटा। तो इस तरह से टॉर्क प्रत्यानयन बलाघूर्ण का मान इतना आ जाता है। अब यदि हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखें, इसको अलग से हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, सदिश के रूप में, सदिश के रूप में लिखें तो ये लिखा जाता है टॉर्क के ऊपर तीर का निशान बनाएं और P के ऊपर तीर का निशान बनाएं, क्रॉस E, P क्रॉस E, ये सदिश के रूप में हो गया। और इस तरह से इस बल आघूर्ण की दिशा जो होगी वो बोर्ड की, देखिए राइट हैंड स्क्रू रूल लगाएं, राइट हैंड पॉम रूल लगाएं, तो उसके हिसाब से देखिए ये जो है बल, इसको क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस अंगूठे की दिशा जो होगी इस पर लगने वाले प्रत्यानयन बल की दिशा होगी अंदर की तरफ, है ना। इस बोर्ड के लंबवत अंदर को जाती हुई प्रत्यानयन बल की दिशा होगी। अब इस फार्मूले की सहायता से हम इसको अलग से नोट कर लीजिए और इसकी सहायता से हम इस द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करेंगे। यदि यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे, यदि E बराबर हो जाए 1 न्यूटन पर कूलम और साइन थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1। ये इसका मान 1 हो गया, E का मान 1 हो गया, तो टॉ जो होता है, इसको टॉ पढ़ते हैं, टॉ बराबर हो जाएगा P। तो कई बार इस सूत्र को निकालने को आता है एग्जाम में और फिर P को इस सूत्र के आधार पर P को परिभाषित करना भी आता है। P को हम ऑलरेडी परिभाषित कर चुके हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर P की परिभाषा क्या हो सकती है वो हम देखते हैं इस कंडीशन के आधार पर। क्या इस कंडीशन के आधार पर किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P उस पर लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण यानी टॉ मैक्सिमम, ये जो वैल्यू आई है ये टॉ मैक्स है, मैक्सिमम है, टॉ मैक्स की वैल्यू P है। तो किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P उस पर लगने वाले, इस पर विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले
उस पर का मतलब विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है जो इकाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में द्विध्रुव को लंबवत रखता है। किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P उस पर लगने वाले द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है जो इकाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में द्विध्रुव को लंबवत रखता है। तो ये एक नई परिभाषा हो गई विद्युत द्विध्रुव की। वैसे तो विद्युत द्विध्रुव जो होता है उसका परिमाण जो होता है Q गुणा आवेशों के बीच की दूरी के बराबर होता है। अब हम कुछ स्पेशल केस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। कुछ विशेष परिस्थितियां नंबर 1, जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र E के समांतर हो, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री हो, उस स्थिति में लगने वाला बल आघूर्ण जो है टॉ बराबर होगा PE साइन 0 डिग्री, है ना। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, वो सॉरी 0 होती है, तो टॉ बराबर हो गया 0। मतलब जब द्विध्रुव हमारा इस तरह रखा हो, चित्र से देखिए, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और द्विध्रुव इस तरह से रखा हुआ है। P की दिशा ये है और वो ही E की भी दिशा है। P और E के बीच का कोण हम देखते हैं तो यहाँ पर P और E के बीच में 0 डिग्री का कोण बन रहा है। मतलब इस पर कोई भी बल आघूर्ण इस स्थिति में नहीं लगेगा, और ये स्थिति जो होती है द्विध्रुव की साम्य अवस्था कहलाती है। यह स्थिति द्विध्रुव की साम्यावस्था कहलाती है। अब इसको जरा समझे, साम्यावस्था। और ये क्या है? ये स्थायी साम्यावस्था है। साम्यावस्था तो है ही है, स्थायी है, ये भी नोट करिए, स्थायी साम्यावस्था है। कैसे स्थायी साम्यावस्था इसलिए है, इसको कैसे चेक करते हैं कि ये स्थायी है या अस्थायी है? इसके लिए हम इस द्विध्रुव को थोड़ा इस स्थिति से घुमाते हैं। जिस स्थिति में रखा हुआ है इस स्थिति से हम घुमाते हैं। क्या हम चेक करने जा रहे हैं? इसकी साम्यावस्था है वो स्थायी है या अस्थायी है, इसको चेक करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको थोड़ा डिस्टर्ब करना पड़ेगा। देखिए हमने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है, -q। अब डिस्टर्ब करने के पश्चात यदि ये द्विध्रुव पुनः अपनी पुरानी स्थिति में लौटने का प्रयास करे तो समझ जाइए ये जो है स्थिति स्थायी साम्यावस्था की है। और यदि लौटने का प्रयास न करे तो वो अस्थायी स्थिति हो जाती है, अस्थायी साम्यावस्था हो जाती है। तो देखिए, ये देखिए लौटने के प्रयास कर रहा है या नहीं कर रहा है, जरा इसको देखेंगे। तो यहाँ पर जब पहुंच जाएगा +q आवेश तो उस पर बल इधर को लगने लगेगा और इस पर जो है बल इस तरफ को लगने लगेगा। मतलब यहाँ पर तो बलाघूर्ण लग नहीं रहा था, है ना। अब यहाँ पर ये बलाघूर्ण लगने लगा और ये बलाघूर्ण इस द्विध्रुव को देखिए किस दिशा में घुमाएगा? ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। कुछ बल इस तरह से लग रहे हैं जिससे कि ये देखिए, ये मान लिया कैप है, इसको हम ऐसे घुमाएंगे, ऐसे।
अर्थात ये जो है बल जो F1 और F2 लग रहे हैं जिसके कारण इस पर बलाघूर्ण लगेगा, वो बलाघूर्ण इसको पुनः पुरानी वाली स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा है, करेगा। अतः ये स्थायी साम्यावस्था की अवस्था है। तो स्थायी साम्यावस्था को देखने के लिए हमें उस निकाय सिस्टम जो है स्थायी साम्यावस्था में है उसको डिस्टर्ब करना पड़ता है, और डिस्टर्ब करने के बाद यदि पुनः वो अपनी पुरानी स्थिति में लौटने का प्रयास करता है तो वो जो साम्यावस्था होती है वो स्थायी साम्यावस्था होती है। तो किस तरह से हमने इसको चेक किया, ये बात हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी परिस्थिति लेते हैं जिसमें कि विद्युत द्विध्रुव और के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और E के बीच 180 डिग्री का कोण, मतलब इस तरह से रखा जाए। देखिए ये E हो गया और द्विध्रुव जो है अब की धनात्मक आवेश इधर आ गया है और ऋणात्मक आवेश इधर चला गया, तो P की दिशा ये हो गई, ये P हो गया, और E जो है बाएं से दाईं ओर है, मतलब P इधर की तरफ लग रहा है और E जो है वो इस तरफ को है। ये कोण 180 डिग्री का है, थीटा बराबर 180 डिग्री। तो बलाघूर्ण का बराबर हो जाएगा PE साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री का मान फिर से 0 होता है, इस तरह से PE गुणा 0, तो टॉ बराबर हो गया 0। तो इस स्थिति में भी टॉर्क जो लगेगा, टॉर्क का मतलब वही बलाघूर्ण, वो शून्य होगा। यह स्थिति द्विध्रुव की अस्थायी साम्यावस्था कहलाती है। अस्थायी क्यों है, जरा इसको भी समझ लीजिए। देखिए अब हम इसको द्विध्रुव को थोड़ा डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, देखेंगे कि क्या ये वापस लौटता है अपनी पुरानी स्थिति में ये या नहीं। देखिए ये प्लस क्यू है, यहां माइनस का क्यू है। जैसा कि हमने बताया कि जो ऋणात्मक आवेश है उस पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है, तो F1 तो इधर लगेगा, और जो हमारा धनात्मक आवेश है उस पर हमेशा विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। अब देखिए F1 और F2 जो लग रहे हैं इस समय, क्योंकि हम ये चेक करने जा रहे हैं कि ये साम्यावस्था अस्थायी है या नहीं है, तो हमने देखा कि अब जो बल लग रहे हैं वो इस द्विध्रुव को ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाने का प्रयत्न करेंगे, मतलब वापस इस स्थिति में नहीं लाएंगे, उसको और घुमाने के लिए उसी दिशा में, जिस दिशा में मैंने इसको डिस्टर्ब किया है उसी दिशा में ये घुमाएंगे। तो किसी स्थिति में अब ये वापस लौट करके अपनी स्थिति में नहीं जाएगा, अतः ये स्थिति जो थी वो अस्थायी साम्यावस्था थी। तो इस तरह से हम अस्थायी या स्थायी साम्यावस्था चेक कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट एक और है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो क्या होगा, बल आघूर्ण जो होगा, बल आघूर्ण का बराबर हो जाएगा PE साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है जो कि अधिकतम है, तो टॉ जो मैक्सिमम लगेगा अधिकतम, ये कितना लग रहा है, अधिकतम, जिसका मान PE के बराबर है। तो किसी भी विद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण PE के बराबर लगता है। अब हम एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं इसी से संबंधित, और फिर इसको हम बंद करेंगे। देखिए कुछ न्यूमेरिकल, आसान से न्यूमेरिकल जो कि यूपी बोर्ड में आते हैं अक्सर, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं 10 मिनट के लिए। पहला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, यदि
2 माइक्रोकूलम, यदि 2 विपरीत आवेश जिनका मान 2 माइक्रोकूलम है, कूलम है, परस्पर 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। तो जैसा कि हमें मालूम है कि यहाँ पर 2 बिंदु आवेश हैं, एक का मान है 2 माइक्रोकूलम, दूसरे का -2 माइक्रोकूलम है, और इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें क्या निकालना है? P निकालना है। तो P बराबर होता है Q गुणा 2a होता है। जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि 2a का मतलब है आवेशों के बीच की दूरी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो दूरी दी गई है उसको 2 से गुणा करना। तो P बराबर हो जाएगा 2 गुणा, माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए 10 की घात -6 से गुणा करेंगे, तो ये तो होगा Q का मान, इंटू 2a का मान दिया गया 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 100 से भाग दे करके। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया 3 गुणा 10 की घात -2, मतलब 3 सेंटीमीटर को 100 से भाग दे करके हमने मीटर में बदला। 3 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात -2, या कहें 3/100, एक ही बात है। ये मीटर में बदल गया। क्या बदल गया? ये सेंटीमीटर मीटर में बदल गया। तो गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 10 की घात -6 और -2 -8 हो जाएगा। और इसका मात्रक आपको मालूम होना चाहिए, ये कूलम्ब है, ये मीटर है, तो ये हो गया कूलम्ब मीटर। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिणाम, हमने परिमाण निकाल दिया। अब इसी तरह से यदि पूछा जाए किसी वस्तु पर 1 माइक्रोकूलम्ब का आवेश है, तो उस पर सामान्य रूप से कितने अधिक इलेक्ट्रॉन हैं? यदि किसी वस्तु पर -1 कूलम्ब आवेश है, तो इस पर उपस्थित अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो हम क्वांटीकरण नियम से जानते हैं, आवेश के गुणों में जो क्वांटीकरण गुण है उसके आधार पे मालूम है कि Q बराबर होता है N × E। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मान। Q दिया गया आवेश है जो कि 1 है, बराबर। N तो पता ही करना है, E का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो N बराबर हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19। तो देखिए, पहले दशमलव हटा दीजिए तो 10/16 हो गया, और ये जो है 10 की घात 19 ऊपर चला जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा 10 की घात 19। अब इसमें से एक 10 इधर निकाल लीजिए। 19 10 की घात 19 मतलब 1 के आगे 19 जीरो लगे हुए हैं, मतलब 10 को इधर निकाल लीजिए तो 10 गुणा 10/16 गुणा 10 की घात 18 हो गया। अब जो है 100/16 हो गया, ये गुणा 10 की घात 18। इसको 16 से भाग देंगे 100 को, तो आ जाएगा 6.25 6.25 गुणा 10 की घात 18। तो कितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए हैं? वो हैं 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन इस पर अतिरिक्त मौजूद हो गए हैं। अब हम एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं फिर से। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं। प्रश्न 3 है, 2 समरूप एक जैसे चालक
पदार्थ से बने गोलों ए तथा बी पर क्रमशः फोर क्यू आवेश 4q तथा -2q आवेश है। यदि और इन पे जो है बल लग रहा होगा, आकर्षित कर रहे होंगे, दो चालक पदार्थ से बने गोले ए तथा बी पर क्रमशः +4q तथा -4q आवेश है, इन्हें परस्पर कुछ दूरी पर रखा गया है और इनके बीच आकर्षण बल यह है। यदि इनको स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रखा जाए तो बल का मान क्या होगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है या उसको निकालते हैं। यह बराबर के क्या हो जाएगा, k गुणा 4q 2q बटे दूरी जो है हम r ले लेते हैं, r² लिख दिया। तो इस तरह से ये हो गया 8kq² बटे r²। स्पर्श कराने के बाद दोनों पर उपस्थित आवेश कितना हो जाएगा, उपस्थित आवेश वो निकाल लीजिए। तो ये प्लस का 4q है, माइनस का 2q है। दोनों आवेशों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि ये चालक कैसे हैं, समरूप है। तो हमारा ये q का मान आ जाएगा, q डैश का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 2q बटे 2। 2 कट गया, यानी q डैश का मान q के बराबर आ गया। मतलब अब दोनों चालक गोलों पर आवेश जो है वो q हो गया है। तो अब जो है बल कितना लगेगा, उसी दूरी पर रखा गया है। तो f डैश बराबर हो जाएगा k गुणा q इंटू q बटे r²। तो f डैश का मान आ गया kq² बटे r²। और तुलना कर दीजिए तो देखिए f डैश बटे f बराबर भाग दिए, f डैश बटे f किया तो ये हो गया आपका kq² बटे r² बटे 8kq² बटे r²। r² से r² कट जाएगा, kq² से kq² कट जाएगा और बचेगा हमारे पास 1 बटे 8। तो f डैश बराबर हो जाएगा 1 बटे 8f। तो अब जो है उनके बीच जो बल लग रहा है वो कितना है, पहले की तुलना में। पहले यह बल लग रहा था, अब f डैश का मान f बटे 8 हो गया है। मतलब अब पहले की तुलना में 8वां हिस्सा ही बल लग रहा है। अब हम एक प्रश्न और निकालते हैं। वो क्या है कि यदि हमें दो समान आवेश रखे हुए हैं और उनके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है देखनी है कि शून्य कहां पर होगी, है ना। उस पर बेस्ड जो है ये क्वेश्चन है, प्रश्न 4। वो प्रश्न है, दो बिंदु आवेश हैं। देखिए हम इसको पूरा लिख नहीं रहे हैं। बिंदु आवेश एक है, हमारा मान दिया गया है 5, Q1 का वैल्यू है 5 गुणा 10 की घात -19, ठीक है, ये Q1 है। दूसरा आवेश जो है जो Q2 है उसका मान दिया गया है
10 गुणा 10 की घात 19। अब दोनों की प्रकृति समान है। पूछा जा रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो देखिए, ये बिंदु ए है, मान लिया ये बी है, ए बी के बीच में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य तब होगी जब इस आवेश और इस आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक दूसरे से दिशा में विपरीत हों और परिमाण में बराबर हों। तो मान लिया हमने इनके बीच की दूरी जो है 1 मीटर दी गई है, 1 मीटर दूरी दी गई है, 1 मीटर दूर रखे हुए हैं। हमने मान लिया ये छोटे वाले आवेश, हमेशा छोटे वाले आवेश से दूरी लीजिए। x मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य है, तो इधर वाली दूरी हो जाएगी 1 - x। अब बिंदु P पर पहले वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देख लीजिए, E1 इधर को होगी, प्रतिकर्षित होगा। यहां पर रखा गया एक इकाई धनावेश। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम वहां पर इकाई धनावेश रखते हैं और देखते हैं कि उस पर किस तरफ बल लग रहा है। जिस तरफ बल लगेगा वही दिशा जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। अब इस दूसरे वाले आवेश के कारण इस पर जो लगने वाला बल, इकाई धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा ये होगी, तो E2 का मान इधर को हो जाएगा, E2 की दिशा ये जाएगी। और E1 और E2 का मान बराबर होना चाहिए, दिशाएं विपरीत हमें दिख रही हैं क्योंकि दोनों आवेश की प्रकृति समान है। अब जो है हमें क्या करना पड़ेगा कि परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होने के लिए क्या होना चाहिए, जो E1 बराबर होना चाहिए E2 के। E1 का मान रखिए, इस आवेश की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E1 है, तो Q का मान कितना है, 5 गुणा 10 की घात -19 बटे दूरी कितनी, x² है, बराबर के इसकी वैल्यू कितनी है, 10 गुणा 10 की घात -19 बटे ये दूरी है 1 - x का होल स्क्वायर। तो देखिए k से k कट जाएगा, 10 की घात 9 से 10 की घात 19 से 10 की घात 19 कट गया है ना। अब देखिए 5 को उधर ले जाएं तो ये भाग में चला जाएगा, मतलब हमारा क्या है 5 बटे x² बटे 10 बटे 1 - x का होल स्क्वायर है। इसको उधर ले गए दूसरी तरफ तो 1 बटे x² बटे हो जाएगा 10 बटे 5 1 - x का होल स्क्वायर, 5 दूनी 10, ये आया हमारा 1 बटे x² बटे 1 बटे x² बराबर हो गया 2 बटे 1 - x का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर तो ये हो जाएगा 1 बटे x बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2 बटे 1 - x केवल, है ना। इसी गुणा कर लीजिए तो 1 - x बराबर हो जाएगा √2x, इसको भी उधर ले जाइए, है ना। तो ये हो गया आपका, x को ले जा रहे हैं, ये √2x + x, x कॉमन है इसमें, 1 बराबर हो जाएगा x कॉमन √2 + 1। तो इस तरह से x बराबर हो गया 1 बटे √2 + 1। इसको और हल करना चाहें तो क्या करेंगे, देखिए भाई √2 + 1 गुणा करेंगे, √2 + 1 सॉरी विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं, बटे √2 + -1, है ना। ऊपर नीचे या तो यहीं पे छोड़ दीजिए और नहीं तो x बराबर हो गया, देखिए ऊपर तो √2 - 1 ही रहेगा, नीचे a + b a - b का सूत्र लगेगा, तो a² - b² हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 2 - 1, तो x बराबर आ गया √2 - 1 बटे 1, तो ये हो गया 1.41 - 1, आंसर हो गया 0.41 मीटर। छोटे वाले आवेश से 0.41 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ठीक है।
तो इस तरह से यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। लेकिन यदि आवेश की प्रकृति विपरीत है, एक प्लस है एक माइनस है, तो जो है उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होगी, इन दोनों बिंदुओं के बाहर कहीं होगी। तो बाहर जो बिंदु लेना है वो छोटे वाले आवेश की तरफ ही लीजिए और उसका मान पता करें, तरीका यही रहेगा। तो हमारे वीडियोज़ के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।